नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए सेशन में। मैं आज आपको भारतीय इतिहास एवं राजनीति के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय एवं उसके संबंधित महत्वपूर्ण विषय और बिंदुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौटिल्य, जो भारतीय इतिहास में चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र एवं उसमें बताए गए उनके सप्तांग सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत जो है, जैसा कि शब्द से ही क्लियरली आपको पता चलता है, सात को यह इंगित करता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए कि जो सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य जो था कौटिल्य के द्वारा, यह राज्य के हित में दिया गया था। खासियतें क्या क्या थी? पहला, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत जो है, यह राज्य के 7 अंग एवं उसकी प्रासंगिकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? तो याद रखिएगा, राज्य के 7 अंग, जिसे कौटिल्य ने सबसे अधिक इंपॉर्टेंट माना था, और उनकी उपयोगिता और उनकी प्रासंगिकता, इसको प्राथमिकता देता है। इसके बारे में जानकारियां और इसके बारे में और बाकी चीजों पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा कि प्राचीन भारतीय राजनीति का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसमें आचार्य कौटिल्य जो है, इनका नाम सबसे पहले उभर करके आता है। इसी कौटिल्य को एक और नाम से जाना जाता था, और वह नाम था चाणक्य। क्या कहते थे? चाणक्य। और चाणक्य जो है, ये चाणक्य कौटिल्य जो है, इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी। उस ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूंगा। आज हम लोग अर्थशास्त्र को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एज अ सब्जेक्ट। तो ये जो अर्थशास्त्र के रूप में हम लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, वो इंटायरली डिफरेंट चीज है। और ये जो अर्थशास्त्र चाणक्य की किताब थी, ये बेसिकली लिखी गई थी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए। मतलब इसमें उन्होंने ये बताया था, वो कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं, हिस्से हैं, जिनके द्वारा राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए। और यही कारण है कि इनकी यह किताब जो है, यह आगे चल करके कई दशकों या यूं कहिए कई शताब्दियों तक भारतीय इतिहास के केंद्र बिंदु के रूप में अपना कार्य करती रही। भारतीय इतिहास, भारतीय प्रशासन दोनों आएंगे। इसमें कौन-कौन सी जानकारी थी? सबसे पहले उन्होंने बताया था राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान कहने का अर्थ है पॉलिटिक्स के बारे में। उन्होंने बताया था कि राजनीति होती क्या है। दो बिल्लियां अगर लड़ रही हैं और उसके बीच में अगर जा करके कोई तीसरा व्यक्ति उनकी लड़ाई को समाप्त कर दे, तो वह पर्सन जो है, वो आपका एक तरह से कहिए कि उनका मीडिएटर कहलाया। लेकिन अगर उन दो बिल्लियों की लड़ाई में कोई तीसरा जब व्यक्ति है, जैसे कहावत जो है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर गया और रोटी के उनके झगड़े में उसने रोटी को खुद ही समाप्त कर दिया। तो ऐसे जो व्यवस्थापक व्यवस्थाएं हैं, और या तो फिर दो लोगों के बीच में उसने, जो बंदर आया उसने थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनको दिया और कुछ हिस्सा खुद भी लिया, तो ऐसे सेगमेंट को राजनीति कहते हैं। बेसिकली ये निगेटिव क्रिटिसिज्म के सेंस में है, याद रखिएगा, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के सेंस में नहीं है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान हो गया। नेक्स्ट हो गया कूटनीति। कूटनीति का मतलब होता है बिना किसी को मारे, बिना किसी को डराए, अपनी बात मनवा लेना, बिना उस व्यक्ति से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किए, तो इसे हम कूटनीति बोलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर रूस जो है, रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में संलग्न है, ठीक है, और यूक्रेन का कोई पड़ोसी देश है जो यूक्रेन की सहायता करना चाह रहा है, और कुछ ऐसा हुआ कि वो एट द एंड लास्ट लास्ट मोमेंट पे बदल गया। उसे ये मालूम चला कि अगर ऐसा होगा तो रसिया ऑयल सप्लाई बंद कर देगा। तो उसको राजनीति कहेंगे या कूटनीति कहेंगे? कूटनीति कहेंगे। राजनीति तो उसमें है ही। कूटनीति का मतलब हो गया कि एक तरफ वो डर दिखा, और दूसरी तरफ उसने क्या किया कि एक तरफ वो हेल्प भी दिखा रहे कि चलो ऑयल मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ वो अनदर कंडीशन दिखा, तो वो कूटनीति में आ जाता है। कूटनीति में बेसिकली होता क्या है कि आपकी बात जो है ना, वो आप किसी न किसी तरीके से उसको कन्विंस करा लेते हो। तो राज्यों के बीच में ये कूटनीति का संदर्भ भी आता है अक्सर। अब पर्टिकुलर में रसिया यूक्रेन में ऐसा नहीं कि मैं रसिया को फेवर कर रहा हूँ या यूक्रेन को फेवर कर रहा हूँ। बताने का पर्पस ये है, कॉन्सेप्ट समझिए कि उसमें कैसे उसको किया जाता है। दो लोगों के बीच में लड़ाई चले, कोई तीसरा आकर के अपनी बात दोनों को कन्विंस करा ले, कूटनीति का ये उदाहरण है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है लोक प्रशासन। राज्य का संचालन कैसे होगा, इसके बारे में बहुत अच्छे से संचालित करना। ये सभी जो है ये अर्थशास्त्र में बताए गए थे।
अर्थशास्त्र एक कालजयी विश्वकोश है। अच्छे से याद रखिए, कालजयी विश्वकोश कहने का मतलब है कि यह असाधारण जानकारियां प्रोवाइड करता है। कैसी जानकारियां? असाधारण, असाधारण इन सेंस कि ये जो जानकारियां इसमें मौजूद है, ये जानकारियां सामान्य रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन जब इसको एनालाइज करेंगे तब समझ में आता है कि इनका अपना अलग महत्व और ये बहुत ही उपयोगी भूमिका निभाती हैं। इनके बिना किसी भी चीज को प्रॉपर वे में संचालित कर पाना बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला काम है। कौटिल्य ने यहाँ पे एक और बात बताई। उन्होंने राज्य के अस्तित्व, उसकी प्रकृति और उसकी संरचना को समझने के लिए 7 महत्वपूर्ण नियम बताए और कहा कि इन्हीं 7 नियमों के द्वारा राज्य संचालित होता है। ये 7 नियम किसी भी राज्य को फॉलो करने अनिवार्य हैं, मैंडेटरी है। अगर वो उसे फॉलो नहीं करेंगे तो राज्य प्रॉपर वे में काम ही नहीं करेगा। और इसको बोला गया सप्तांग सिद्धांत। क्या कहा गया? सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का कहना था, कौटिल्य हमेशा कहते थे कि जो राज्य है, राज्य एक शरीर की तरह है। जिस प्रकार के इंसान के शरीर में अलग अलग अंग है, जिसमें कि अगर आप उसको काउंट करोगे तो इंसान के शरीर में क्या क्या आ जाता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंसान का शरीर है, इंसान के शरीर में कौन कौन से अंग है, कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां पर आ जाती है, तो आप सभी को पता है, मुझे भी पता है। हाथ है, पैर है, ठीक है, उसके बाद सर है, ये बेसिक चीजें हैं। तो उन्होंने बताया कि इंसान के शरीर में ये जो चीजें मौजूद हैं, उसमें से अगर हाथ में दर्द होता है तो भी शरीर में कष्ट होता है, पैर में दर्द होगा तो भी कष्ट होगा, सर में दर्द होगा तो भी कष्ट होगा। मतलब कोई भी एक चीज अगर सही से काम ना करे तो पूरा का पूरा ये जो बॉडी है, जिसे हम ऑर्गेनिक बॉडी भी बोलते हैं, इस पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस बात को कौटिल्य बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तो उन्होंने बोला कि 7 चीजें, 7 सेक्शन है, ये बहुत अच्छे से काम करने चाहिए। इनमें से कोई भी एक हिस्सा अगर अफेक्ट होता है या उस ना हो तो दिक्कत है। जैसे अगर हमारे शरीर में हाथ ना हो, इंसान जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लेकिन अगर हाथ ना हो तो उसकी वजह से काम की एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बोल सकते हैं कि ठीक है, हाथ वाला जो काम कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। भल्लाल देव का जैसे आपका कॉन्सेप्ट था, तो भल्लाल देव में आप वहाँ पे देखिएगा, जो भल्लाल देव का पिता रहता है, वो एक हाथ का रहता है, बोलता है एक हाथ नहीं है तो क्या, दूसरा हाथ लोहे का तो है। तो दूसरा हाथ लोहे का है, ठीक है, लेकिन एक हाथ आपके पास नहीं है, नहीं होने की वजह से आपकी एफिशिएंसी पे सवाल तो उठ रहे हैं ना। तो वो एफिशिएंसी जो होती है वो आपका कैसे परफॉर्म करेगी प्रॉपर, जब आपके सारे अंग सही तरीके से काम करे। तो शरीर जो है, शरीर की तरह ही राज्य में भी 7 अंग होते हैं जो प्रॉपर वे में काम करते हैं, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक स्वस्थ मानव शरीर के संचालन के लिए सभी अंगों का परस्पर समन्वय आवश्यक होता है, स्वस्थ होना अनिवार्य है। और राज्य रूपी जो जीवंत संस्था है, मतलब जो राज्य है, उसको सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए 7 तत्वों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने तत्व? 7 तत्व। कौन से 7 तत्व? जो हमें हमारा पड़ोसी देगा या फिर हमें खुद इकट्ठा करने हैं? हमें खुद इकट्ठा करने, कहने का मतलब है कि कोई अलग राज्य तो देगा नहीं, वो खुद राज्य में क्या होने चाहिए, ग्रो करने चाहिए। और ये चीजें कौन कौन सी, ये 7 चीजें कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में कौटिल्य ने जो बताया, उन्होंने अपने 6ठे अधिकरण में इसके बारे में बताया। मतलब उन्होंने जो अपनी किताब लिखी उसमें अलग अलग अधिकरण बांटे, अलग अलग पार्ट्स बांटे, उसमें उन्होंने इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया था। इसी में है सप्तांग सिद्धांत जो है, उसमें उन्होंने जो चीजें बताई, उसमें उन्होंने कहा कि राज्य अच्छे तरीके से काम करता है उसके लिए 7 अंग होने चाहिए। और उन 7 अंगों को उन्होंने इंसानी शरीर से कंपेयर करके कहा कि इंसान के शरीर में जिस प्रकार से सर होता है, आंख होती है, पैर होता है, भुजाएं होती है, आर्म्स जो होते हैं हाथ, मुंह होता है, दिमाग होता है और कान होता है, ये 7 चीजें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसी प्रकार से राज्य को सही तरीके से काम करने के लिए ये 7 चीजें चाहिए। और ये 7 चीजें जो है, इनको बताते हुए उन्होंने, यानी कि कौटिल्य ने जो बातें कही, कौटिल्य ने जिन चीजों पर फोकस किया, उनको उन्होंने बताया। ये चीजें कौन सी हैं? तो इसमें इन्होंने बोला, पहला, राज्य की जब बात आती है तो राज्य में होता है एक स्वामी, जिसे हम राजा बोलते हैं। राजा होना बहुत जरूरी है सबसे पहले, और राजा को उसने कहा सर के समान। राजा ना रहे तो राज्य है ही नहीं।
मतलब राजा संचालन वही का। तो उन्होंने बोला कि सर जो है, जैसे इंसान के शरीर में सर है, उस तरह से क्या है, राजा। दूसरा, अमात्य यानी कि मंत्री होना जरूरी है। मंत्री आंख है जो राजा को जानकारी देते हैं। मतलब सर जो है, सर अच्छे से काम करेगा उसके लिए उसका आंख होना बहुत जरूरी है। आंख से ही वो एनालाइज करता है कि कैसे कोई चीज घट रही है, उसको देख करके दिमाग एनालाइज करके इंफॉर्मेशन देता है। और मान लीजिए अगर आंख ना हो तो काम होगा सही से? नहीं। मतलब सर काम तो करेगा नो डाउट, लेकिन आंख अगर नहीं है तो उसे किसी और चीज पे डिपेंड रहना पड़ेगा, जो कि ट्रबल क्रिएट करता है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जनपद होना जरूरी है। मतलब कि जैसे पैर होते हैं, पैर पे ही पूरा शरीर टिका हुआ है, उसी तरह से इन जो राज्य है, राज्य टिका हुआ है जनपद पर, यानी कि भूमि और जन, यानी कि लोगों पर और जमीन पर। जितने ज्यादा लोग होंगे, राज्य उतनी अच्छी तरह से संचालित होगा। और जितनी ज्यादा भूमि होगी, उतना ज्यादा राज्य का इनकम होगा, क्योंकि उस समय राज्य की जो इनकम थी, इनकम का मुख्य स्रोत था जमीन और जमीन पे की जाने वाली खेती। क्या खेती के अलावा कोई और ऑप्शन था? आज की तरह कोई कंप्यूटर लैपटॉप का जमाना तो था नहीं। तो राज्य के लिए बोला गया कि भूमि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उस समय सबसे बड़ी संपत्ति थी। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से राजा है या शरीर है, शरीर में सर है, आंख है, पैर है, तो शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए सुरक्षा की भी जरूरत होती है। और सुरक्षा करने का काम शरीर का कौन करता है? शरीर को सुरक्षा देने का काम करता है हाथ, यानी कि आर्म्स। कोई हमला करेगा तो क्या करते हो? पैर चलाते हो कि हाथ चलाते हो? पहले हाथ चलाते हो। पैर जब चलता है तो उसके बाद तो मामला बहुत बिगड़ जाता है। तो पैर नहीं चलता है, बल्कि नॉर्मली हाथ चलता है। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से हाथ जरूरी है, उसी तरह से राज्य का हाथ है किला, मतलब दुर्ग। तो वो क्या करता है? सुरक्षा देता है। अब उसके बाद सबसे जरूरी बात आई। ये सारी चीजें तो हो गई। कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति बोलता जो है, वो बोलता कब है? मतलब ज्यादा बोलता है या कम बोलता है? दो तरीके का होता है, ठीक है। जब इंसान ज्यादा बोलता है, एरोगेंट वे में या बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में या बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, तो उसके कॉन्फिडेंट में वो कब आएगा? जब उसको मन करेगा बोलने का तब, या फिर कोई उसके साथ है तब? कोई उसके साथ है तब? नहीं। मन करेगा तब? नहीं। ना मन करेगा तब, ना ही कोई उसके साथ है तब, दोनों में से कोई नहीं। मेन रीजन है कि इंसान कॉन्फिडेंस के साथ तब बोलता है जब उसका बैंक बैलेंस मजबूत होता है। आज अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी शांति से अगर आप बैठे हुए हैं, मैं अभी आपके हाथ में फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए दे दूं कैश, और आपको बोलूं कि जाइए जा करके कॉलेज में, मतलब कि या फिर कोचिंग में या फिर कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल 50 लोग हैं, तो सभी के लिए अच्छी क्वालिटी का खाना लेते आइएगा ताकि एक पार्टी किया जा सके। तो आप दुकान में जाओगे तो ये नहीं बोलोगे कि कौन सा खाना अच्छा है दिखाए, आप सीधा बोलिएगा कि बेस्ट क्वालिटी का खाना पैक करो। तो वो बेस्ट वर्ड क्यों निकला? खाना पैक करो क्यों नहीं निकला? या करिए क्यों नहीं निकला? करिए भी नहीं निकलेगा, करो निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उस समय वो जो 5 लाख रुपए है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस पे एक एकदम अलग बूस्ट ले जा रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। घर में फॉर एग्जांपल राशन लाने के लिए आपको भेजा गया किसी को, या नॉर्मली सभी हम लोग जाते ही हैं राशन लाने के लिए, विद्यार्थी जीवन में जाते ही हैं। राशन लाने के लिए आप दुकान गए, और घर वालों ने आपको पूरा का पूरा कैश दे दिया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए में बोला कि घर का राशन ले आइए। और आपको ये भी बोल दिया गया कि 9,000 रुपए में राशन हर महीने का आ जाता है। लिस्ट दे दिया, बोला 9,000 रुपए, लेकिन 1,000 एक्स्ट्रा लेकर के जाओ, अपने लिए भी कुछ लेना होगा तो ले लेना। तो आप दुकान में जाओगे, वहां पे आपको कोई चॉकलेट दिख गया, आपने सोचा कि ये खाना है, तो आप बोलोगे कि वो चॉकलेट दीजिए। तो दुकानदार बोलेगा नहीं महंगा है या फिर ये, तो आप बोलो, ये नहीं बोलोगे कि महंगा है, या फिर आप बोलोगे वो चॉकलेट दीजिए। तो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 1,000 मेरे पास है एक्स्ट्रा, और चॉकलेट की कीमत मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी होगी? 50 रुपए। बहुत ज्यादा होगा तो 100 रुपए। मैक्सिमम चला गया, एक्स्ट्रा लार्ज साइज का भी अगर कोई होगा तो 200 रुपए, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। और आपके पास है कितना? 5 गुना ज्यादा। तो कॉन्फिडेंस जो रहेगा, दुकानदार अगर गलती से ये बोल दे कि ये जो चॉकलेट है ये महंगा वाला है, तो आप बोलोगे कि महंगा सस्ता का आप देखिएगा, या फिर मुझे चॉकलेट दीजिए, ये बोलिएगा। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आया? वो कॉन्फिडेंस आया क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल एसेट है, पैसा है।
आप नॉर्मली देखिएगा महिलाएं, जैसे भारत में, हमारे भारत में रिवाज है, तो भारत में महिलाएं गहने ज्यादा पहनती हैं, पार्टी शादी में गहने पहनते हैं। गहने क्यों पहनते हैं? इसलिए क्योंकि गहने पहनने मतलब कि गहने पहनने का रिवाज है, या उसमें भी कुछ बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है। तो इसका डीप मीनिंग है, जो महिलाएं हैं वो गहने जब पहनती हैं तो वो गहना उनकी आर्थिक समृद्धि को इंगित करता है, दिखाता है। और क्योंकि आर्थिक समृद्धि को दिखाता है, तो व्यक्ति जो है जब उनसे बातचीत भी करता है, तो उन्हें यह देख कर के पता चलता है, चाहे वो अन्य महिला हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको ये मालूम चल जाता है कि यह आर्थिक रूप से समृद्ध है। तो अगर इनके जीवन में किसी प्रकार की चुनौती आए, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, या किसी प्रकार की, तो ये जो गहने हैं ये इनकी समृद्धि को दिखा रही है, मतलब कि जितना इनके पास है इससे कहीं ज्यादा और है। तो वैसे सरकमस्टांसेस में व्यक्ति जो है वो उनके सामने जो व्यवहार उनका रहेगा वो कैसा रहेगा? विनम्रता पूर्वक रहेगा या उग्र रूप में रहेगा? विनम्रता पूर्वक रहेगा। तो व्यक्ति का खजाना या कोष जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके एसेट, उसकी कैपेबिलिटी, उसके कॉन्फिडेंस में। और इसी प्रकार राज्य जो है, राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य में जो ग्रोथ होता है वो तभी अच्छे से होगा जब उसके पास खजाना हो। इसी कारण से सरकार चाहे कोई भी हो, अभी वर्तमान समय का एग्जाम्पल लीजिए या फिर किसी भी समय का, आप गौर करिएगा, शाही खजाना पहले बोला जाता था, अभी बोला जाता है तो ट्रेजरी बोला जाता है। सभी लोग क्या प्रेफर करते हैं? ट्रेजरी का। तो ट्रेजरी मतलब सरकार कोई भी योजना लागू करे, तो योजना भी तभी लागू करती है जब उसके पास पैसा भरा हुआ हो। नहीं रहे तो क्या कर पाती है? नहीं कर पाती है। आज अगर एक गरीब देश, फॉर एग्जाम्पल पड़ोसी देश का अगर मैं एग्जांपल लूं, पाकिस्तान में अगर, क्योंकि पाकिस्तान को हम लोग थोड़ा एक अलग नज़र से देखते हैं तो मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही कहूंगा, अगर पाकिस्तान की सरकार आज ये सोचे कि देश में जितने लोग हैं उन सभी के लिए बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी योजना चलाई जाए, क्या वो चला पाएंगी? नहीं चला सकती, क्योंकि उनका जो कोष है, राजकोष है, वो खत्म है, ब्लैंक है। भारत सरकार में अलग अलग राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य, भारत सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है कि नहीं देती है? भारत सरकार नहीं देती है, लेकिन राज्य सरकार तो देती है ना। अलग अलग राज्य सरकार, वहां पे बेरोजगारी भत्ता कई जगहों पे चल भी रहा है। उसी तरह डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जांपल लीजिए, ब्रिटेन, और इधर चले जाए आप यूरोपियन कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, वहां पर बकायदा बेरोजगारी भत्ता है, जो इंडियन करेंसी का अकॉर्डिंग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए है। अगर आप जॉब नहीं करते तो उतने रुपए सरकार देती कि आप बैठ करके और पैसा लीजिए और क्या करिए, मतलब कि अपना रिलैक्स करिए, और आपको अगर कोई काम मिले तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक सरकार आपको पे करेगी। तो क्यों वो दे रही है? क्योंकि उनके पास वो अवेलेबल है रिसोर्सेस, बिकॉज ऑफ दैट। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है दंड। राज्य में जिस प्रकार से संचालन के लिए, शरीर में संचालन के लिए सब कुछ जरूरी है, उसी प्रकार से शरीर के संचालन के साथ ही साथ राज्य के संचालन क्या के साथ अगर कंपेयर किया जाए, तो राज्य को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए दंड भी जरूरी है। दंड जरूरी है कैसे? जैसे हमारा हाथ पैर है, अब हमारा हाथ पैर है, हाथ जो है एकदम बेचैन रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन दिमाग उसको सिग्नल देता है कि पंखा अगर चल रहा है तो पंखा में जाके हाथ मत लगा दो एक्साइटमेंट के नाम पे। क्यों? क्योंकि हाथ लगा तो वो कटेगा, कटेगा तो दर्द होगा, और दर्द होगा तो फिर पेन होगा। तो दिमाग एक तरह का दंड देता है, दंड मतलब वो सिग्नल देता है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रबल में आ जाओगे। तो दंड का प्रावधान शरीर उस तरह से बताता है। ठीक है। और उसमें एक और रूप देख लीजिए, अगर आपने मान लीजिए कि हाथ लगाया, हाथ कटा, छोटा सा भी कट लगा, तो ब्रेन तुरंत में पेन आपको रियलाइज कराता है। वो पेन क्या है? वो पेन है कि आपको वो दंड दे रहा है, शरीर आपको दंड दे रहा है, दिमाग आपको क्या करे, एक तरह का पेन दे रहा है, ताकि आपको रियलाइज हो कि आपको अलर्ट रहना है। अगर पेन ना हो, दर्द ना हो, तो क्या इंसान खतरनाक कामों को करने से हिचकिचाएगा? एक मैं एग्जांपल बताता हूं। अगर मेरे हाथ में या आपके हाथ में कोई बेहोशी का इंजेक्शन, ये सुन्न करने वाली दवा का इंजेक्शन लगा दे, सुन्न करने वाला दवा इंजेक्शन, तो हाथ पूरा एकदम भारी हो जाएगा। और उसके बाद आपको बोले कि 10 लाख रुपए दे रहा हूं, जलते हुए तवे पे अपना हाथ रखो और 10 सेकंड तक रख लो। ठीक है। आप उस चीज को करोगे या सोचोगे कि नहीं 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 करना है? आप सुन्न करने की दवा आपको दे दी गई, ये बता दिया गया कि सुन्न करते आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, हिचकिचाएगा कोई? कोई नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि उसे मालूम है पेन जो है, ब्रेन वो पेन दे रहा है, इस वजह से हम उस चीज से डरते हैं।
आज अगर हमें ये कोई बोल दे कि बॉक्सिंग करिए और बॉक्सिंग में आपको हड्डियां भी टूटेंगी तो कोई दर्द नहीं है, उसका रिपेयर हो जाएगा, तो हर इंसान बोलेगा चलो बॉक्सर ही बनते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई कि दंड जरूरी है। तो राज्य में भी देखिएगा, राज्य के संचालन के लिए दंड का प्रावधान है और दंड प्रॉपर वे में वहां पे दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है मित्र। राज्य जिस तरह से शरीर है, तो शरीर के लिए अच्छे तरीके से देखने का जो काम है वो तो है ही। कान का इंपॉर्टेंट रोल है सुनने के कॉन्टेक्स्ट में, सुन करके हम लोग उसको समझते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य जो है, राज्य को सही तरीके से चलाने के साथ ही साथ अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से भी अच्छे संबंध होने चाहिए, ताकि कल को वो हमला ना कर दे। अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगी, राज्य समाप्त हो जाएगा। राज्य में आपने दुर्ग बनाया, दुर्ग में आप छुपे हुए हैं या कोई राजा छुपा हुआ है, और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पड़ोसी राज्य के मन में आया कि चलो उसका पैसा लूट के आते हैं, धन लूट के आते हैं। अब वो रातों रात पहुंच गया, एकदम घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते और पहुंच गया और बोले कि चलो अब उसको मतलब कि लूटेंगे, अब तलवार लेकर के अंदर आ गया। क्या उसे रोका जा सकता है? नहीं। तो अगल बगल से मित्रता बनाए रखनी भी जरूरी है, शत्रुता नहीं, क्योंकि शत्रु ऐसा करेगा। मित्र अगर है तो मित्र के राज्य में आपके लोग रहेंगे, आपके राज्य में दूसरे राज्य के लोग रहेंगे, तो आपको भी तो जानकारी है पास ऑन होगी ना, जिसको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो उससे आप क्या कर पाओगे, अच्छे तरीके से काम को कर पाओगे। तो ये बताया गया कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कि ये 7 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। राजा या स्वामी, मंत्री, जमीन, किला, खजाना, सेना और भरोसेमंद दोस्त। और कौटिल्य ने यह भी बोला कि राजा का दोस्त राजा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा है तो जाकर के गरीब किसान से दोस्ती कर ले। वो साफ उन्होंने बोला हुआ है कि अपनी श्रेणी का ही उसे मित्र भी बनाना है। आप अभी भी देखिएगा, ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर में, टीवी और रील्स में भले दिखा दे कि आपका एक बहुत अमीर आदमी बहुत अमीर हो गया, गरीब दोस्त था। गरीब दोस्त तब तक दिखाया जाता है जब तक रील बनानी है। क्या वो उस गरीब दोस्त के साथ बैठ करके दिन भर टाइम स्पेंड करता है? नहीं। जिंदगी में किसी एक दिन 2 मिनट के लिए मुलाकात के लिए उसको पूरा दिखाएगा कि नहीं, अपने दोस्त को नहीं भूला। रियल में वो उसके साथ दिन रात समय नहीं बिता सकता, क्योंकि अगर वो बिताएगा तो उसकी सोच भी उसकी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार हो जाएगी और वो राज्य के संचालन के लिए जो जरूरी चीजें उनको नहीं कर पाएगा। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेफर किया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फिर बोला जा रहा है सप्तांगों का विस्तृत विश्लेषण, जो इसमें कहा जा रहा है स्वामी के बारे में। द किंग रूलर, या जो राज्य उसका हेड कौन होता है, तो वो मतलब कि राजा होता है। और राज्य में बोला जा रहा है कि राजा राज्य का संप्रभु, प्रमुख और सप्तांगों में सर्वोच्च होता है। मतलब सबसे पहले राजा ही आता है, जो कि एक सर के समान है, इट इज लाइक अ हेड। और कौटिल्य उसे राज्य का सिर मानते हैं। क्या मानते हैं? राज्य का सिर, मतलब उनसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है, और इसके बिना पूरा शरीर क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। गुण को बोला जा रहा है कि राज्य को आत्मनियंत्रित या जितेंद्रिय, उच्च कुल का, बुद्धिमान, साहसी, युद्ध कला में निपुण माना जाता है। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होना चाहिए। राजा को लेकर के साफ नियम है, राजा को काम से बचना चाहिए। ठीक है, लालच एक तरह का बोला जाए कि नहीं नहीं नहीं, मैं उसके साथ वो अच्छा अच्छा मंत्री दिख रहा है ना, या फिर वो मतलब कि अच्छा मेरे परिचित है या मेरी परिचित है, मैं उसको एक काम करता हूँ, उसको मंत्री बना दूं। क्यों? क्योंकि मेरे से अच्छी मतलब कि ये है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको काम से दूर रहना चाहिए, क्रोध से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, जैसे एक सिंपल समझिए। मान लीजिए 4 शराबी हैं, और 4 शराबी हैं, और 4 शराबी में से कोई एक ऊंचे पोस्ट पर बोले कि नहीं, मेरे 4 शराबी दोस्तों को मैं अपने साथ ले आऊं। राज्य का जो पूरा स्थिति है वो दुर्गति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसीलिए बोला गया कि उससे दूर रहना चाहिए, मतलब उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो आपके खुद की तुष्टि या संतुष्टि के लिए। योग्यता को महत्व देना चाहिए, ये साफ तौर पर उन्होंने बोला। बिना योग्यता के काम नहीं हो सकता। घर बनाना है, मैं मजदूर के बदले में अपने दोस्त को बोलूं घर बना दो क्योंकि दोस्त बेरोजगार है, तो मेरे से बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख होगा? कोई नहीं होगा। क्यों? अरे भाई, दोस्त अगर मिस्त्री है या फिर घर बनाने वाला है, शिल्पकार है, तो बनाने के लिए बोल सकता हूँ। अब मेरा दोस्त शिल्पकार नहीं और मैं उसे अपना घर बनाने के लिए दूं क्योंकि मेरा दोस्त बेरोजगार है, तो मेरे से बड़ा मूर्ख क्यों नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि उस चीज की जानकारी नहीं है। ठीक है। चोर को आप बोलोगे कि तिजोरी बना दे, बेस्ट बताएगा कैसे तिजोरी बनेगा। लेकिन अगर आप चोर को बोलोगे कि मतलब कि कुछ ऐसा काम करने की जो इसमें सुबह से लेकर के रात तक एकदम मेहनत करते रहना और एट द एंड कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, कोल्हू के बैल की तरह, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि चोर की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। तो उसी तरह से बोला गया कि राजा को काम में नहीं लिप्त होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, राजा को गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिए गए डिसीजन हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। और ये हमारे लाइफ में भी लागू होता है। आपको अगर कोई अभी एकदम हाइपर एकदम एक्टिव गुस्सा दिला दे,
और उसी गुस्से में जो पर्सन है, वो पर्सन अगर आपको ये कहे कुछ, मतलब कि ऐसा कहे जो आपको एकदम टॉलरेबल नहीं है, आप उसको ऐसा कुछ कहोगे कि नहीं कहोगे कि वो जिंदगी भर ना भूल पाए? बिल्कुल कहोगे। दैट मीन्स कि गुस्सा जो होता है वो अक्सर ट्रबल क्रिएट करता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, गुस्से को लेकर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइक एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया के एक बहुत वेल नोन फेमस एक्टर हैं जो 1990 और 2000 के दशक में बहुत फेमस थे। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनका पूरा का पूरा करियर सिर्फ इस बात पर खत्म हो गया कि वो गुस्से में थे, एक व्यक्ति ने आकर के उनको पूछा कुछ और कुछ बोला, और उन्होंने सबके सामने खींचकर उसे एक थप्पड़ मार दिया था। ये मामला इतना बढ़ गया कि उसकी वजह से आगे चल करके उनको किसी ने अपने फिल्म में काम देने से भी मना कर दिया, ये बोल करके कि जो व्यक्ति पब्लिक में ऐसे बिहेव करता है उसको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। और पब्लिक ने सीधा बोलना शुरू कर दिया कि ये व्यक्ति ऐसे थप्पड़ मारे लोगों को, तो किस एंगल से ये आपका एप्लीकेबल है। और एट द एंड उसका आउटकम ये हुआ कि वो व्यक्ति जो है उसका करियर पूरे तरीके से क्या हो गया, डाउन हो गया। तो गुस्सा बहुत नुकसान करता है। हालांकि हम सभी में गुस्सा सामान्य मानव प्रवृत्ति है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि गुस्सा हमें कंट्रोल करना भी आना चाहिए। तो राजा के लिए गुस्सा नुकसानदेह है। लोभ, लोभ कहने का मतलब है लालच नहीं होना चाहिए। मैं राजा हूं और मैं बोलूं कि नहीं नहीं, मेरा मंत्री जो है, मेरे मंत्री ने लाल रंग का कपड़ा पहना है, मैं क्यों नहीं पहनूंगा, मैं भी पहनूंगा। तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है और लालची कोई नहीं है। मेरा मंत्री है वो तो, मंत्री अगर मेरा है तो उसको उसके अनुसार अपने आप को मेंटेन करना होगा ना। तो लालच नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। मोह मतलब कि एकदम लगाव जो होता है ना, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को लेकर के, बच्चे कैसे खिलौने से लेकर के करते हैं वैसे। राजा अगर ये बोले नहीं नहीं नहीं, ये मेरा फेवरेट रथ है, इसी रथ पे मैं रोज बैठता हूँ, इस चीज को मैं नहीं छोड़ सकता, अगर ऐसा रहेगा तो उसके लिए वो कष्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मोह नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए सबसे जरूरी। मैं राजा हूं ये अगर भावना आ गई तो आप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं नाम का जो शब्दावली है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये 5 बुराइयों से हमें क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। आगे बोला जा रहा है कर्तव्य के बारे में। राजा के कर्तव्य भी हैं जो उन्होंने बताए थे। कौटिल्य उन्होंने बोला था, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजाना च हिते हितम। यानी कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अगर मेरी प्रजा मेरे से खुश नहीं है तो क्या मैं खुश रह सकता हूँ? अगर मेरे पास पूरा का पूरा इंडिया है और मैं इंडिया का प्रधानमंत्री हूँ, और मेरे खिलाफ मेरे ही देश में 10-12 राज्य हैं जो मुझसे असंतुष्ट दिन रात बोलते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री सही नहीं है, तो क्या मैं एक अच्छा प्रधानमंत्री हूँ? मैं चाहे कितना भी अपने आप को अच्छा दिखा दूं, क्योंकि असंतुष्ट है, तो क्या अगली बार मुझे वो मौका देंगे? नहीं देंगे। उदाहरण सामने है कई तरह के। नेक्स्ट बोला जा रहा है, राजा का मुख्य कार्य लोक कल्याण की स्थापना करना है। राजा किस लिए बनाया जाता है? राजा बनाया जाता है ताकि वो लोगों के हितों में काम करे। तो उसका प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है लोक कल्याण। लोक कल्याण मतलब राज्य की अच्छाई के लिए काम करना। जैसे राज्य में सड़क बनवाना, पेड़ पौधे लगवाना, प्याऊ बनवाना, जलाशय का निर्माण कराना, राज्य में बीमारियों से सुरक्षा के लिए अलग अलग स्टेप्स लेना, औषधियों का प्रबंध उपलब्ध कराना, शहर है तो शहर में अलग अलग कार्य करें। ये सभी राजा की प्राथमिकताएं हैं। राजा उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर वे में उसको करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आगे फिर बोला जा रहा है, सेकंड स्टेप राजा के लिए जो है वो है कि राजा सब कुछ अपने नहीं कर सकता, अपने आप नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होनी, उसकी आंखें होनी चाहिए, उसके रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पर्सन होने चाहिए। और उसको उन्होंने बोला अमात्य। क्या कहा? अमात्य। अमात्य को उन्होंने बोला कि प्रशासन की रीढ़ होती है अमात्य। इसी रीढ़ शब्दावली का प्रयोग करते हैं हमारे देश में अंग्रेजों ने मेथड शुरू किया था, सिस्टम शुरू किया था। उस सिस्टम को बोला गया आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। ये इतनी अच्छी सेवा है कि इस नौकरी को जो भी करता है वो नौकरी शुरू करने से पहले सड़क पर रहता है, और जब रिटायर होता है तो करोड़पति नहीं अरबपति रहता है। तो इतनी अच्छी नौकरी और इतनी अच्छी सेवा और कोई नहीं है। एक बिजनेसमैन पूरी जिंदगी जितना कमाएगा उतना एक, मतलब कि आईसीएस ऑफिसर जो होते हैं वो अच्छा खासा अर्न कर लेते थे। तो ये आपकी प्रशासन की रीढ़ में आपका जो बोला गया, तो प्रशासन की रीढ़ का तो एक जो शब्दावली उन्होंने बहुत अच्छे से उस समय बताया था। लेकिन वर्तमान समय में इस रीढ़ में एक चीज जोड़ दिया गया है इनोवेट करने वाले लोगों के द्वारा जो इस पद पर हैं। और वो क्या है, कई ऐसे आपको अधिकारी दिख जाएंगे जो इतने भ्रष्ट हैं कि उनके कार्यकाल में कई तरह की ऐसी समस्याएं हुई जो अविश्वसनीय है।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, एक दो नहीं कई एग्जाम्पल्स हैं। तो वो हमें दिखता है। तो प्रशासन की रीढ़ इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास अधिकार बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ये उनका खासियत है प्रशासनिक तंत्र से। साथ ही साथ बोला जा रहा है राजा अकेले शासन नहीं चला सकता, इसलिए अमात्य राज्य की आंखें हैं। आंख, राज्य की आंखें किसे माना जाता है? अमात्य को माना जाता है। अमात्य कहने का मतलब है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो। साथ ही साथ यहाँ पे एक और पॉइंट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं योग्यता, यानी कि कौटिल्य जो है, कौटिल्य के अनुसार अमात्य जो है वो निष्ठावान होते हैं, उच्च चरित्र वाले होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान कहने का मतलब है कि अमात्य जो है वो इंटेलिजेंट तो होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल भी होने चाहिए, और उनकी व्यवहारिक योग्यता जो है वो व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। कौन नियुक्त करेगा? तो लोगों के द्वारा ही नियुक्त किया जाना चाहिए। और उनकी निष्ठा की जांच के लिए उपधा परीक्षण यानी खुफिया विभाग का प्रावधान है। मतलब कौटिल्य ने यह भी बोला कि मिनिस्टर बनाया गया या अमात्य बनाया गया, तो अमात्य ईमानदार है कैसे पता चलेगा? तो अमात्य ईमानदार है ये पता सिर्फ एक ही तरीके से चल सकता है, उसके पीछे जासूस लगा दीजिए। तो एक अमात्य, तो उस अमात्य के पीछे जासूस जो है, वो जासूस का काम ही है कि उस अमात्य के बारे में जानकारियां इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के साथ ही साथ उन जानकारियों के आधार पर यह बताने कि ये अमात्य जो है ये करप्ट है कि नहीं है। करप्ट है तो उसके बाद फिर ट्रबल हो जाता है, नहीं है तो फिर उसके बाद आपका उसके अलग अलग पॉइंट्स हमें दिख जाते हैं। तो ये आपका मीन्स पॉइंट हो जाता है अमात्य रिलेटेड। अब नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है जनपद। उन्होंने ये भी बोला कि जनपद जो है यानी कि पॉपुलेशन और टेरिटरी, ये इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये ना हो तो ग्रोथ हमें देखने को मिलता ही नहीं है। तो नहीं मिलता है मतलब उसका होना जरूरी है। कैसे? उन्होंने बोला भौतिक आधार जो है, जनपद का अर्थ है जन और पद। जनपद किसे बताता है? जन और पद को बताता है। और इसके बिना राज्य की कल्पना असंभव है। मतलब राज्य के बारे में और राज्य की कल्पना जो है उसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अजम्पशन जो रहता है वो एक ट्रबल या प्रॉब्लम दिखाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है राज्य की जंघाएं जो है ये पूरे भार को संभालती हैं। पूरे भार को संभालती है मतलब जिस प्रकार से पैर पे पूरा शरीर टिका हुआ रहता है, उसी प्रकार से भौतिक आधार जो है ये हमें बताता है कि जनसंख्या जो है, जनपद जो है, ये वहां पे उसको अच्छे तरीके से संभाले रखता है। नेक्स्ट उसके बाद अनदर बोला जा रहा है विशेषताओं के बारे में। तो भूमि उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ होती है। और उपजाऊ होने की वजह से वहां पे क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन जो रहता है, प्रोडक्शन जो रहता है वो आपका मीन्स राज्य के विकास में रोल प्ले करता है। और राज्य के विकास में कैसे रोल प्ले? कृषि ही आपका जो था वो पहले आधार हुआ करता था। किस चीज का? वो आपका आधार हुआ करता था राज्य के उत्थान और प्रगति का। और राज्य के उत्थान और प्रगति का आधार हुआ करता था, इसी वजह से बड़े पैमाने पर जो राज्य है वह कृषि के उत्पादन पर अपना काम करता था और उसके प्रोडक्शन में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। साथ ही साथ यहाँ बोला जा रहा है कि भूमि उपजाऊ होनी चाहिए जिसमें प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, नदियां, वन और खनिज, इनके बारे में बताया जाता था। जनता मेहनती होती थी, राजा के प्रति वफादार होती थी, टैक्स देने की क्षमता रखती थी और कानून का पालन भी किया करती थी। ये सारे के सारे नियम जो है ये लागू होते थे किस पर? जनता पर। अभी भी देखिएगा राज्य जो है, राज्य के संचालन का पूरा उत्तरदायित्व किस पर है? जनता पर है। अमीर वर्ग तो शोषण करता है और शोषण करने के बाद वो उसका उपयोग करके अपने आप को अमीर बनाता है। खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? खामियाजा भुगतना पड़ता है साधारण जनता को। साधारण जनता को क्यों? क्योंकि जो साधारण जनता है, टैक्स कौन भरेगी? ये जनता। सड़क बन रहा है तो सड़क बनने के नाम पे गाड़ी खरीदने में रोड टैक्स कौन भरी? ये जनता। बड़ी आबादी किसकी है? इन्हीं जनताओं की। तो उसका इम्पैक्ट भी इन्हीं को फेस करना पड़ता है और मेजर कंट्रीब्यूशन भी इन्हीं का रहता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी होता है वो इसी जनपद पर रहता है। आगे फिर बोला गया दुर्ग के बारे में। दुर्ग मतलब राज्य की सुरक्षा भी जरूरी है, और क्योंकि राज्य की सुरक्षा जरूरी है तो वहां पर यह भी बताया गया कि उसे कैसे करना होता है। तो बोला गया कि सुरक्षा का जो प्रतीक है वो होता है दुर्ग। राज्य की रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति जो होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। दुर्ग जो होता है ये मजबूत और सुरक्षित होने के होना चाहिए, साथ ही साथ
संकट के समय प्रजा और संपत्ति की रक्षा को भी यह महत्व देता है। किसे महत्व देता है? प्रजा और संपत्ति की रक्षा को। दुर्ग जो है वो कुल मिलाकर के अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्ग किसी व्यक्ति के मन में आया और बोला चलो दुर्ग बनाओ, लोहा लिया, लकड़ी लिया और बना दिया। नहीं, दुर्ग मुख्य रूप से अलग अलग रूपों में होते हैं। जैसे एक दुर्ग जो होता है, मतलब 4 दुर्ग उन्होंने कौटिल्य ने बताए अलग अलग तरीके के। पहला जो दुर्ग था ये था जिसको बोलते थे औदक दुर्ग। औदक दुर्ग का मतलब हो जाता था चारों ओर से पानी से घिरा हुआ दुर्ग। फिल्मों में देखा है ना, बाहुबली। बाहुबली को वहां पे जाता है तो एक ही बार में उठ जाता है किला का वो द्वार जो है, और नीचे चारों तरफ पानी। तो इसको जल दुर्ग बोलते हैं। मतलब किले के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कोई तैर कर पार कर नहीं सकता क्योंकि उसमें मगरमच्छ छोड़े हुए हैं। तो ये आपका हो गया जल दुर्ग, मगरमच्छ है, जहरीला पानी एटसेट्रा। दूसरा हो गया पर्वत दुर्ग या पावर्त दुर्ग, यानी कि पर्वत और चट्टानों के बीच में स्थित पहाड़ी दुर्ग। चारों तरफ से पहाड़, बीच में किला। कोई आना भी चाहे तो कैसे आएगा? पहाड़ से आएगा। अब पहाड़ से भी आएगा तो ये आपका चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, ये हमला करके उसको क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं। नेक्स्ट है आपका धावन दुर्ग, यानी मरुस्थल या ऊसर भूमि में बना हुआ दुर्ग, जिसको रेगिस्तानी दुर्ग बोलते हैं। यानी कि रेगिस्तान में दुर्ग बना दीजिए, दूर दूर से भी कोई अगर आना चाहेगा तो रेगिस्तान के बीच में फंसा हुआ है, कितने दिन टिकेगा? 1 दिन, 2 दिन? बिना पानी और बिना रसद के कोई सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो कमजोर है या बहुत शक्तिशाली है? बहुत कमजोर है। पद्मावत फिल्म में आप देखिएगा, जो आपका ये अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले करके अलाउद्दीन खिलजी जब पहुंचता है, कहाँ फंसा हुआ था? गर्मी में, रेगिस्तान में। तो ये लोग बोलते हैं आज होली ऐसी मनाएंगे कि मीन्स पूरा का पूरा, मतलब कि मेवाड़, मतलब सॉरी, पूरा का पूरा जो चित्तौड़ है वो देखेगा और साथ ही साथ अलाउद्दीन भी देख ले हमारी होली। बहुत धूमधाम से मनाएंगे। क्यों? क्योंकि रेगिस्तानी दुर्ग में ये थे, इनको मालूम था दुर्ग के अंदर पानी है, दुर्ग के अंदर खाना है, दुर्ग के अंदर लोग हैं, दुर्ग के अंदर राशन है। दुर्ग के बाहर अलाउद्दीन खिलजी है जो तिरपाल या टेंट में फंसा हुआ है। और तिरपाल और टेंट में अगर फंसा हुआ है तो क्या वो अच्छे तरीके से रह पाएगा? गर्मी से परेशान, आंधी से परेशान, धूल से परेशान, डस्ट से परेशान, खाने का सामान का कमी और पानी का कमी सबसे बड़ा। और रेगिस्तान में बिना पानी के तो आप रह नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम उसको दिखाता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आता है वन दुर्ग। वन दुर्ग क्या है? घने जंगलों, झाड़ियों के बीच स्थित दुर्ग जो है वो जंगल दुर्ग कहलाता था। क्या कहलाता था? जंगल दुर्ग, यानी कि जंगलों के बीच में जो दुर्ग मौजूद हो। तो जंगल दुर्ग की खासियत ये होती थी कि जंगल होने की वजह से उसमें आसानी से पता नहीं चलता था कहाँ है, तो लोग आना कहीं से चाहे फंस कहीं और जाते थे। तो ये खासियतें हुआ करती थी। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आ जाता है जिसे बोलते हैं कोस या मुख। इसके बारे में बोला जा रहा है वित्तीय रीढ़ इसकी हुआ करती थी, यानी कोस जो है वो राज्य का मुख होता था, जैसा मैंने बताया। और मुख से क्या निकलेगा? शब्द जैसे निकलता है, उसी तरह से कोस से क्या निकलता है? केवल खजाना। जितना भरा हुआ रहेगा उतना ही निकलेगा। अगर खाली है तो कुछ निकलेगा? जैसे मैंने बताया आप लोगों को, अगर आपके पास पैसा भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, तो सामान खरीदने में आप हेजिटेट करोगे या निसंकोच होकर खरीदोगे? निसंकोच होकर। और अगर पैसा नहीं है तो आप सोच समझ करके, नहीं ये भी लेना है तो वो भी लेना, वो भी लेना है तो वो भी लेना, तो थोड़ा थोड़ा लेंगे। तो वही चीज यहाँ पर वित्तीय रीढ़ जो होता है वो राज्य का कोष है। और मुख जो है वो शरीर को जैसे पोषण देता है, वैसे ही कोष जो है वो राज्य के सभी कार्यों को गति देता है। अब मुख इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ से निकलता है तो जाता भी है। कोष का मतलब ही होता है कि भाई जाओ भी और आओ भी। तो ये आपका पॉइंट हो गया। और फिर बोला जा रहा है कि कौटिल्य का मानना था कि बड़े कार्य जो होते हैं वो कोष पर ही निर्भर है। अब राजा ने जैसे सोचा कि गरीबी, मतलब कि राज्य में जितने गरीब हैं उनको अकाल का समय भोजन उपलब्ध कराया जाए, तो राजकोष खोलेगा तभी ना होगा। और राजकोष का मतलब ये मत समझिएगा कि राजकोष का मतलब वहां पे केवल सोने चांदी के सिक्के हैं। राजकोष का मतलब ही हो जाता है हर वो संसाधन जो जरूरत को पूरा करे, वो राजकोष है। राजकोष का मतलब ये नहीं है कि एक ट्रेजरी लिया और ट्रेजरी में पैसा रख दिया और बोला ये राजकोष है। राजकोष में भोजन भी आता है, अनाज भी आता है। पहले तो अनाज ही आता था। अब ना राजकोष जो है, राजकोष में आपका सोना चांदी केवल या पैसा हम लोग देखते हैं। राजकोष में वास्तव में पैसा केवल नहीं आता है। एवरीथिंग दैट इज एन एसेट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कंट्री इज नोन एज लाइक ट्रेजरी। हमारे देश में आज अगर जैसे थोरियम हमारे देश में दुनिया का सबसे ज्यादा है, तो थोरियम हमारे देश की सरकार बेच क्यों नहीं देती है? अरबपति हो जाते। क्योंकि वो हमारे देश का ट्रेजरी है। जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी जाए थोरियम से एनर्जी बनाने की, तो हमारे देश का 70 से 80% बिजली का डिमांड जो है वो थोरियम अकेले पूरा कर देगा, इतना भरा हुआ है। तो वो राज्य की संपत्ति है। हमारे देश में आबादी इतनी बढ़ी हुई है,
एक तरफ पूरे दुनिया के देश बोलते हैं आबादी बहुत ज्यादा है, दिक्कत है, सरकार को भी लगता है दिक्कत है, लेकिन फिर भी सरकार जो है तुरंत ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट नियम लेकर के करती है। क्यों? क्योंकि सरकार को भी पता है कि ये जो आबादी है यही आबादी हमारी संपत्ति भी है, क्योंकि इसी में से एक टैलेंटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे लोग निकलते हैं। तो ये लोग चूंकि हैं इसी वजह से, अगर नहीं रहेंगे तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को वहां पे साफ तौर पर मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है संग्रहण नीति। ये बोलता है कोष में पर्याप्त मात्रा में सोना, चांदी और अनाज होना चाहिए। टैक्स न्यायपूर्ण होना चाहिए। जैसे पकने पर फल तोड़ा जाता है, वैसे ही जनता पर बिना कष्ट दिए कर लगाना चाहिए। आपातकाल के लिए हमेशा सुरक्षित धन होना अनिवार्य है। कैसा धन होना अनिवार्य है? सुरक्षित धन, मतलब आपके पास रिजर्व होना चाहिए। लाइक अभी अगर आप घर से निकले या फिर कभी भी निकले, तो घर से निकले तो कुछ करे चाहे ना करे, लड़का होगा तो पर्स में पॉकेट में पर्स जरूर रखेगा। लड़की है तो हाथ में अपना क्या लेकर के चलेगी? ये मोबाइल फोन, या तो लेकर, मोबाइल फोन तो खैर रहेगा, साथ ही साथ पर्स लेकर जरूर चलेगी। अगर पर्स लेकर ना भी चले तो मोबाइल फोन के पीछे में 200-500 जरूर रहेगा। और लड़के हैं तो पर्स जरूर रहेगा, पर्स ना भी हो तो गले में सोने की चेन या कुछ जरूर रहेगा। तो ये चीजें जो है ये हमें किस चीज के बारे में बताती है? कोष के बारे में बताती है। आगे फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है दंड या बल के बारे में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मस्तिष्क के समान ये होता है, और ये मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क जो है ये हमें जानकारियां उपलब्ध कराता है, दंड भी देता है जरूरत पड़ने पे। तो दंड का अर्थ ही होता है सैन्य शक्ति से, और यह राज्य का मस्तिष्क या सुरक्षा कवच है। और सेना अनुशासित, निष्ठावान, आधुनिक हथियारों से हमेशा सुसज्जित होनी चाहिए। आज अगर भारत सरकार बोल दे कि भारतीय सेना को निरस्त किया जाता है, भारत में सेना नहीं होगी। शाम को मालूम चलेगा पड़ोसी देश जो ढंग से खड़ा भी नहीं है, उसका झंडा शायद हो सकता है कि वो देश के एक बड़े हिस्से पे अपना लगाने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि ताकत जब है तभी आपका अस्तित्व है, ताकत नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है, सांप अगर जहरीला न भी हो तो उसे फुफकार मारनी जरूर आनी चाहिए, और अपने फन पे खड़ा होना जरूर आना चाहिए, ताकि लोग उससे डरे। अगर सांप जहरीला नहीं भी है तो, जहरीला है तब तो है ही, क्योंकि अगर ये मालूम चल जाए किसी को कि ये सांप जहरीला नहीं है, तो लोगों की थाली में वो सजा हुआ रहेगा। ये सच्चाई है। तो सांप को अपने सुरक्षा के लिए जहरीला खुद को दिखाना पड़ता है। एक अनदर मैं एग्जांपल बताता हूँ। लाइक जैसे सुरक्षा और सेना के महत्व को संदर्भ में समझते हुए, भारतीय सेना ताकतवर है, इसीलिए आपका क्या है, जो पड़ोसी देश है या कोई देश है वो जल्दी आंख नहीं दिखाता है। अगर यही सेना कमजोर हो जाए तो आफत हो जाएगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की सेना कमजोर थी, करप्ट थी, हाँ या ना? थी। अंजाम क्या हुआ? घर में घुस करके राष्ट्रपति भवन में वहां से उठा करके लेके चले गए, और ले जा करके उनको अमेरिका में क्या किया गया? सड़क पे उनको नुमाइश कराई गई। मतलब कि खोल करके आपका जो ये क्या बोला, जो एम्बुलेंस या जो उनका व्हीकल होता है, उसका पीछे का दरवाजा पूरे पब्लिक को दिखाएगा, उनकी नुमाइश कराएगी देख करके कि देखो इसकी सेना कमजोर थी, हमारी ताकतवर थी, जाग करके उठा करके लेकर के आई है। तो उसी में फिर सवाल भी उठा कि क्या इंडिया के साथ ऐसा हो सकता है? तो उसके बाद फिर नए स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए जाने लगे कि नहीं, ऐसा होने की संभावना अगर कभी बनती है या कुछ रिस्क लगता है तो उसको तुरंत तोड़ने की कोशिश की जाए। तो मजबूत सेना का होना जरूरी है। मजबूत सेना नहीं होती तो क्या होता? ईरान जो है, ईरान की सेना कमजोर थी या मजबूत थी? मजबूत थी। तो मजबूत थी इसी कारण से तो आप देखिए कि आयतुल्ला खुमैनी मरे, उसके बाद उतना लंबा युद्ध भी चला, और फिर उसके बाद जब जब उनका अभी अंतिम यात्रा निकली तो बहुत सारे देश के लोग भी पहुंचे। तो खासियतें तो थी ही ना। नेक्स्ट उसके बाद फिर बोला जा रहा है क्षत्रिय प्रधान, यानी कि कौटिल्य ने सेना में पारंपरिक रूप से क्षत्रियों को प्राथमिकता दी थी, और आवश्यकता पड़ने पर अन्य वर्णों को भी शामिल करने का समर्थन दिया था। एक मजबूत सेना आंतरिक विद्रोह को दबाने और बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अनिवार्य है। आप अगर कमजोर हो तो आप पे शोषण के लिए कई लोग प्रयास करेंगे। अगर आप ताकतवर हो तो आपका शोषण कर पाना संभव नहीं है, और शोषण आपका नहीं होगा तो आप उससे अच्छे तरीके से टिक कर लड़ पाओगे। तो ये वहां पे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर बताया जा रहा है, राजा के मित्र होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, क्योंकि दोस्त रहेंगे तभी राजा मजबूत रहेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता कि हर समय आप मजबूत रहेंगे, कई बार कमजोर भी तो रहेंगे।
कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल बहुत मजबूत शरीर है, 6 या 7 फीट का उसका शरीर है, दिन रात एक्सरसाइज करता है, बहुत मजबूत शरीर है, तो क्या वो 24 के 24 घंटे मजबूत ही है? इम्पॉसिबल है। वो कई समय कमजोर रहता है। कौन कौन सा समय है? एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, मजबूत है। खाना खा रहा है, खाना खाने के ठीक बाद वो मजबूत है कि कमजोर है? कमजोर है। उसी समय कोई उस पर अटैक कर दे तो खाना उसी समय उसने खाया है, उस समय उसका शरीर जो है वो उस प्रोसेस को कर रहा था, ध्यान बॉडी का कहीं और रहता है, उस समय कोई अटैक कर तो वो उस एनर्जी से लड़ पाएगा जिस एनर्जी से नॉर्मली लड़ता है? नहीं। वो भी छोड़िए, अगर वो सो रहा है, सोने की अवस्था में उसकी बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर अगर उस पर हमला कर दे कोई या कुछ हो जाए, मतलब ये हो जाए, क्या वो संभाल पाएगा अच्छे तरीके से? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय वो कमजोर है। तो मजबूत और कमजोर दोनों चीजें हैं। तो इसी कारण से देखिए, जब वो कमजोर घड़ी होती है तो उस समय उसे सुरक्षित रखना जरूरी रहता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं कि नहीं, उसमें सुरक्षा कैसे होगी उसको प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि राजा भी कमजोर हो सकता है जब कोई बाहर का आक्रमण कर दे, या उसके अपने मंत्री जो है उसमें से, या कोई ऐसा दुश्मन खड़ा हो जाए राज्य के अंदर जो उसको चैलेंज करे। तो वैसे सरकमस्टांसेस में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राजा के जो दोस्त है वो उसकी मदद करे। जैसे राजा में, मान लीजिए राजा के राज्य में कोई राजा का विरोधी है जो एक अलग सेना बनाने की तैयारी कर रहा है, और अगल बगल के राज्यों से धन इकट्ठा कर रहा है और शस्त्र और हथियार मंगा रहा है, बना रहा है। तो पड़ोसी राज्य जो है, पड़ोसी राज्य के लोगों को तो कहीं ना कहीं से मालूम चलता है ना, तो वो वहां से उसको करके यूज कर लेते, निकाल लेते हैं। तो ये बताता है कि राजा के मित्र होने भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राजा के मित्रों के बिना उसका कार्य संचालित नहीं हो सकता। और उसी तरह से उसके गुण होने चाहिए। मित्र जो है वो ऐसे होने चाहिए जो वंशानुगत हो, पारंपरिक। ऐसा नहीं कि आज जान पहचान बनी और कल मतलब कि उस पर विश्वास कर ले। मित्र पारंपरिक होने चाहिए। पारंपरिक यानी कि लंबे समय से जान पहचान वाले होने चाहिए। अगर लंबे समय से जान पहचान वाले ना हो तो उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसी कारण से आप देखिएगा, स्कूल के दोस्त आपको कहीं भी जाने के लिए बोले आप चले जाओगे, और कॉलेज में जाने बाद नए नए दोस्त बने हैं जिनको आप 10 दिन पहले जानते हो, उसके बाद जल्दी कहीं जाते हो? नहीं जाते हो। और स्कूल का दोस्त चाहे इधर अ मेल और अ फीमेल, आपने 10 साल जिंदगी के उसके साथ बिताए हैं कम से कम, वो बोलेगा एक काम करो आज चलते हैं घूमने के लिए राजस्थान, तो आप घर में बस ये बताओगे स्कूल के दोस्त जा रहे हैं, कौन जा रहा है, उस दोस्त का नाम बता, घर वाले बोलेंगे हाँ जाओ। और अगर मान लीजिए कोई दोस्त जो है थोड़ा मतलब कि ये नहीं है, क्लियर नहीं है, वहां पे दोस्त को लेकर के घर वालों को नहीं मालूम, तो वो बोलेंगे नहीं इसके साथ नहीं, किसी और के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि दोस्त पारंपरिक है तो आपको अच्छे से मालूम है। अब मान लीजिए कि उस दोस्त के पिताजी या माताजी आपके घर के पिताजी या माताजी के परिचित हो जान पहचान के, तो उसके बाद आप राजस्थान जाइए चाहे जहां जाइए, वहां पर आपका वो क्लियरली क्या हो जाता है, वो मेंशन कर देता है। तो ये चीजें साफ तौर पर क्या बताती हैं कि दोस्त हमेशा कैसे होने चाहिए, पारंपरिक होने चाहिए। और ये किसने बताया है? कौटिल्य ने बताया है। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पर आपका मतलब कि रखूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं इसके आगे वाले में बताऊंगा। मेक श्योर कि जो आपका पोर्शन है वो अच्छे तरीके से रेडी रहे, एंड देन उसके बाद हम लोग उसके आगे नेक्स्ट करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को आज वाला क्लियर समझ में आया होगा। सो आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन लेटर ऑन। टिल दैट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।